हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो चैप्टर शुरू किया था ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 2 है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर नाम है साइंटिस्ट का। प्लेनेटरी इसलिए बोलते हैं कि प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जोहानस केपलर ने 1609 से लेकर 1619 के बीच में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के आधार पे अपने 3 लॉ दिए, जिन्हें हम आज केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। केपलर का जो पहला लॉ है, केपलर फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो भी इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाते हैं। एंड जो सन है वो उसके फोकाई पर है। फोकाई मतलब क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा शेप है इलिप्टिकल, और इसे ओवल शेप कहते हैं, अंडाकार शेप कहते हैं। तो इसमें 2 फोकस होते हैं हमारे पास, 2 फोकस। तो फोकस के प्लूरल को हम फोकाई कहते हैं। तो वो या तो इधर हो सकता है, या तो ये हमारा प्लेनेट है और ये इसके चारों ओर चक्कर काटता है। दिस गिव यू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो जो सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट, कहता है जितना मतलब जो भी प्लेनेट है वो सन के जब चक्कर लगाता है तो वो इस तरीके से लगाता है दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लेनेट टू द सन, सन और प्लेनेट की जो लाइन ज्वाइनिंग है स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करती है, ये कहना चाहता है। इसको हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक पाथ है। तो एक चीज़ वो कहता है कि जब प्लेनेट सन के नज़दीक होता है तो बहुत तेज चलता है, and when it is farther from the sun then it moves slowly. A planet move faster when it closer to the sun. जब वो सन के नज़दीक होता है तो वो जल्दी चलता है, लेकिन जब वो दूर होता है तो धीरे चलता है। कि मान लेते कोई प्लेनेट ए है, वो ए से एक पर्टिकुलर टाइम में कहाँ पहुँच गया, बी में। ऐसे ही इधर एक प्लेनेट जैसे ये है ए डैश, सेम टाइम जो यहाँ पे लगा था, टाइम टी टाइम मान लेते, इतने ही टाइम में ये आया यहाँ से सिर्फ यहाँ। तो जैसा हम पता कर चुके पहले कि अगर पास रहेगा तो स्पीड से चलेगा, लेकिन दूर रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में आया, ये यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में गया। तो देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोनों में फ़र्क है, लेकिन कहता है कि जो एरिया स्वैप करेंगे इसकी ज्वाइनिंग के साथ वो इक्वल होगा, यानी कि जो ये एरिया है ये वाला और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे। इसलिए मैंने लिखा भी एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए डैश बी डैश सी। दिस गिव्स द सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उसके बाद आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में वो कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। तो कहते हैं सिंपल सी बात है कि हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो हमारे 2 एक्सिस होते हैं। इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं माइनर। तो कहता है जो ये मेन डिस्टेंस है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात अगर देखें तो वो ऐसे डिस्टेंसेस होते हैं, तो फिक्स डिस्टेंस ना होने की वजह से हम मीन डिस्टेंस लेते हैं। तो कहता है जो मीन डिस्टेंस का क्यूब है वो उसके चक्कर काटने के टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है। सो आर क्यूब इज डायरेक्टली टी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड लॉ। आर क्यूब इज इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन हटा के कॉन्स्टेंट लगा दिया, दैट इज टी स्क्वायर। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कॉन्स्टेंट। कहता है कि आर क्यूब और टी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहे। तो जोहानस केपलर ने 3 लॉ दिए, और इन 3 लॉ के आधार पर न्यूटन ने अपना जो इनवर्स स्क्वायर लॉ उसने शुरू में जो हमने पढ़ा था, जो दिया था, उसको गैस कर लिया था कि इसके लॉ के आधार पर। तो क्या किया उसने, देखिए कैसे उसको फाइंड आउट किया। एज वी नो दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं, और यही बात हमको प्रूव करनी है कि एफ इज इनवर्सली आर स्क्वायर। अब देखिए
कहता है जब कोई भी बॉडी किसी भी चीज़ के चक्कर काटती है तो चक्कर काटने के लिए उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। द सेंट्रीपिटल वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन बाय mv²/r। मेजर्ड वैल्यू है, आगे की क्लासेस में आप इसको ड्राइव भी कर पाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं कह दूँ किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो चाहे घूमे चाहे ना घूमे, तो मास तो चेंज होता नहीं है, तो इसका मतलब F किस पे डायरेक्टली आ गया, v²/r पे। कहता है व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उसकी वेलोसिटी है v। अगर मान लो वो चक्कर काट रहा है तो मैं मानता हूँ कि इट बिहेव्स एज ए सर्कुलर पाथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस अपॉन में एक चक्कर काटने का टाइम लिया कैपिटल T। तो यहाँ से अब मैं क्या कह सकता हूँ, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो v किस पे डायरेक्टली आ गया, r/t पे। अब वो कहता है कि अगर मैं ये कह दूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो v² किसके डायरेक्टली आ जाएगा, r² के। यहाँ से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को r से गुना किया और r से भाग किया, तो इस r को तो इसके साथ लिख दिया, तो हमारे पास v² क्या आया, अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास v² आया वो ये आया, v² इज डायरेक्टली r³ /t² × 1/r। अभी ये पीछे पढ़ा था हमने कि r³/t² क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब इस सारे को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो v² इज डायरेक्टली 1/r। तो इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, f इज डायरेक्टली 1/r। ठीक है, तो वो था हमारे पास v²/r के, f डायरेक्टली v²/r, लेकिन v² पहले ही किसके डायरेक्टली है, 1/r के, तो इसकी जगह अगर मैं 1/r रखूँगा तो f डायरेक्ट इन्वर्सली आ जाएगा f इज़ इन्वर्सली टू द r², तो यहाँ पर हम बोलेंगे f इज़ इन्वर्सली टू r² और f इज़ डायरेक्टली टू 1/r²। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। दिस इज़ माय कॉलिंग नंबर।